हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। तो बेटा ये वीडियो यूपी बोर्ड एग्रीकल्चर स्ट्रीम की केमिस्ट्री का है। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो आ चुका है, वीडियो लेक्चर आप लोग देख चुके हैं, क्वेश्चंस भी लगा चुके हैं उसके, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप क्लियर कर चुके हैं शायद, और जिसने क्लियर नहीं किए हैं तो वो कर सकते हैं। अब आज आपका हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, जो सेकेंड चैप्टर है उसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात की जाती है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब रासायनिक संयोग के नियम। देखो ये लॉज होते क्या हैं? जो साइंटिस्ट वगैरह थे केमिकल रिएक्शन कराते थे या कोई फिजिकल चेंज कराते थे। केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया, फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन। तो वो केमिकल या फिजिकल चेंज कराते थे और वो चेंज कराने के बाद ऑब्जर्वेशन लेते थे, मतलब देखते थे कि क्या मिल रहा है, क्या दिख रहा है। और उन्होंने बहुत बार, मान लो कि कोई एक अभिक्रिया बहुत बार कराई और हर बार एक ही टाइप का ऑब्जर्वेशन लिया, एक ही टाइप का उन्हें रिजल्ट मिला, निष्कर्ष मिला, तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको एक स्टेटमेंट दे दिया, मतलब एक वाक्य बोल दिया और एक उसको नियम बना दिया, उसको हम बोलेंगे लॉ बोल दिया। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वो नियम होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और जो केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं उनको फॉलो करती हैं, उन नियमों का पालन करती हैं। तो ये होते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे फर्स्ट जो है वो है लॉ ऑफ, सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, यहां पर चैप्टर 2 डालेंगे, उसमें हम लिखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है द्रव्य अविनाशिता का नियम, द्रव्य अविनाशिता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको देने वाले साइंटिस्ट थे लेवोइसियर। लेवोइसियर ने क्या बताया? ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड। हिंदी में, किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में कुल द्रव्यमान निश्चित रहता है, ना तो द्रव्यमान घटेगा और ना ही द्रव्यमान बढ़ेगा। अर्थात अभिकारकों का जो द्रव्यमान खत्म हो जाएगा, मतलब अभिकृत कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, उत्पादों का उतना ही द्रव्यमान बनेगा। मतलब ये हुआ कि यहां पर एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक है, रिएक्टेंट बदल रहा है प्रोडक्ट में। तो मान लो जब टाइम 0 था, टाइम 0 का मतलब रासायनिक अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, रासायनिक अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, तब हमने इसका 10 ग्राम लिया था। और अब क्या हुआ, समय के साथ मान लेते हैं कि हमने 1 घंटे के बाद रिएक्शन को ऑब्जर्व किया, 1 आवर, 1 घंटे के बाद हमने क्या पाया कि ये 6 ग्राम बचा। 6 ग्राम बचा, इसका मतलब इसका कितने ग्राम डिसअपीयर हो गया, कितने ग्राम खत्म हो गया, इसका 4 ग्राम खत्म हो गया। पहले ये 0 था तो अब ये कितना हो गया होगा, 4 ग्राम बन गया होगा। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो चैप्टर की हेडिंग डालेंगे रासायनिक संयोग के नियम यानी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें पहला आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने हिंदी आपको बता दी है और आपकी किताबों में लिखी हुई भी है हिंदी। देने वाले साइंटिस्ट लेवोइसियर थे। उसमें आप लिखेंगे क्या, किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में कुल द्रव्यमान नियत रहता है,
अर्थात अभिकारकों का जितना द्रव्यमान अभिकृत कर जाता है उत्पादों का उतना ही द्रव्यमान उत्पन्न होता है। क्या ये लॉ सही है? ये लॉ है तो सही, लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन भी हैं जहां पर इस नियम का पालन नहीं होता है। बेटा जी, एक इसकी लिमिटेशन का मतलब होता है इसकी एक सीमा है, मतलब इस नियम की एक लिमिट है कि यहां तक तो ये इसका पालन किया जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। एक समीकरण होती है E बराबर mc²। इस समीकरण के अनुसार, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। मास को एनर्जी में, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो कई अभिक्रियाएं, कई केमिकल कॉम्बिनेशंस, कई केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो m इक्वल टू क्या आएगा? m आएगा E/c²। बेटा जो c की वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू होती है c की, स्पीड ऑफ लाइट है ये। तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो अगर ऊर्जा निकलेगी तो जो मास होगा, जो मास में कमी आएगी वो बहुत कम आएगी निकल के। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय अभिक्रियाएं, एटम बम का फटना या हाइड्रोजन बम होता है, उसमें जो ऊर्जा निकलती है E वो इतनी ज्यादा होती है कि उस केस में जो मास में डिस्ट्रक्शन होगा उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमें लिमिटेशन में यही लिखना होगा E बराबर mc² के अनुसार मास यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। अतः अगर कोई अभिक्रिया ऐसी है जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है तो उस केस में जो द्रव्यमान में क्षति होगी वो भी सिग्निफिकेंट होगी, मतलब सार्थक होगी, उसे हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो ये है पहला नियम जिसे हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देने वाले साइंटिस्ट का नाम था लेवोइसियर। बेटा सेकेंड नियम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद दूसरा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। हिंदी में बोलेंगे स्थिर अनुपात का नियम। जो देने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था प्राउस्ट। प्राउस्ट ने क्या कहा, अगर कोई यौगिक समान है, मतलब यौगिक जल है, मान लो यौगिक वाटर है, अगर वाटर है तो वाटर को आप किसी भी तरीके से बनाओ, बहुत सारी हजारों अभिक्रियाएं हैं जिससे वाटर बन सकता है। तो अगर वो वाटर है तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे, उसमें जो मौजूद एलिमेंट्स होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, आपको पता होगा H2O होता है सूत्र। तो कोई भी अगर यौगिक समान है तो उसमें उपस्थित एलिमेंट्स कैसे होंगे, वो हमेशा समान होंगे और उनका द्रव्यमान के अनुसार जो अनुपात होगा वो भी कैसा होगा, समान होगा। तो इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे इन सेम कंपाउंड एलिमेंट्स आर ऑलवेज सेम एंड दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो इस तरीके से भी आप हिंदी में लिख सकते हो, समान यौगिक में उसके अवयवी तत्व समान होते हैं और वो हमेशा द्रव्यमान के अनुसार एक स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। जैसे कि उदाहरण अगर लिया जाए, अगर H2O है, आप H2O ना लिख करके आप लिखें वाटर, आप लिखेंगे एग्जांपल वाटर और फिर लिखेंगे वाटर यानी जल में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं और उनका द्रव्यमान के अनुसार जो अनुपात होता है वो कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 है तो 2:1 अनुपात क्या आएगा यहाँ पर 16, यानी 1:8। हमेशा क्या होगा, 1:8 होगा। क्या इस नियम की कुछ सीमाएं हैं? यस, ऑफ कोर्स इस नियम की भी लिमिटेशंस हैं। जैसे एक आपको लिमिटेशन बताते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि एक ही तत्व के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स को हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। जैसे D2O बनता है, H2O ले लो एक तरफ और D2O ले लो, इसको भी क्या कहा जाएगा, वाटर, और इसको भी क्या कहा जाएगा, वाटर कहा जाएगा। यदि हाइड्रोजन है
ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है इसे प्रोटियम बोलते हैं, और ये जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है इसे ड्यूटेरियम बोलते हैं। तो ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, लेकिन जो एलिमेंट है वो समान है, मतलब है दोनों हाइड्रोजन ही। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जिनका जो मास होता है, जिनकी जो द्रव्यमान संख्या होती है, मास नंबर होता है, वो अलग अलग होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर रेशियो निकालोगे तो 1:2 क्या आएगा 16। तो 2:16 के अनुसार क्या हुआ 1:8। जबकि ड्यूटेरियम का जो मास नंबर होता है वो 2 होता है, 2:2, और ये 16 के अकॉर्डिंग निकालोगे तो 1:4 आएगा। तो इसकी ये एक लिमिटेशन होगी। तो अगर लिमिटेशन में आपको लिखना पड़े तो लिमिटेशन में आप लिखेंगे when isotope of element is present then ratio by mass becomes different। या अगर आप हिंदी में लिखेंगे जब एक ही तत्व का दूसरा आइसोटोप यानी दूसरा समस्थानिक आ जाता है तो उस केस में जो द्रव्यमान के अनुसार अनुपात होता है वो अलग होता है। बेटा जी आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स यूज करने की, आइसोटोप यूज करें, समस्थानिक ना यूज करें, एलिमेंट यूज करें, उसकी जगह तत्व ना यूज करें, परमाणु की जगह एटम यूज करें, अणु की जगह मॉलिक्यूल यूज करें, क्योंकि आगे चल के जब आप 12th पास कर लोगे उसके बाद आपको धीरे धीरे इंग्लिश में कन्वर्ट होना ही होगा। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। हिंदी में यहाँ बता केवल इसलिए रहा हूं और हिंदी में लिख नहीं रहा हूं, हिंदी केवल इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज आपको इंग्लिश ही यूज करनी चाहिए। तो आप नोट्स तो इंग्लिश में ही बनाएं, और एक काम ये कर सकते हैं कि कॉपी के लास्ट में या कॉपी के शुरुआत में 4-6 पन्ने ऐसे छोड़ दें जिसमें, ताकि अगर कभी आपको कोई कंफ्यूजन हो, भाई नोट्स आपके अंग्रेजी में बने हुए हैं और आपको वहां समझ में ही नहीं आ रहा कि भैया हमने ये तो आइसोटोप लिख दिया, तो ये आइसोटोप होता क्या है। तो उसके लिए आप क्या करें, तो पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना है, वहां पर आप कुछ शब्दों की इंग्लिश टू हिंदी ये लिख करके रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको इससे फायदा होगा। तो ये तो सेकेंड नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया। तो ये 2 लॉज हमने आपको लिखा दिए, एक तो हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी लिख रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, हिंदी में बोलेंगे गुणित अनुपात का नियम। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम हुआ करता था डाल्टन। डाल्टन ने क्या बताया, जब 2 तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक से ज्यादा यौगिक बनाते हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से एक तो CO बनता है और एक CO2 बनता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो उन्होंने कहा अगर एक तत्व का द्रव्यमान फिक्स है, जैसे कार्बन यहां पर कितना है 12, ऑक्सीजन है 16, कार्बन यहां पर कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 32, तो कार्बन कैसा हो गया यहां पर, ये फिक्स्ड हो गया। इन्होंने बोला एक तत्व के फिक्स्ड मास से, मतलब कार्बन के 12 ग्राम से दूसरे तत्व के जो भी द्रव्यमान अभिक्रिया करेंगे उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा कैसा होगा, सरल गुणक होगा। यानी हम अगर यहां पर लिखें रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन जो कि विच रिएक्ट्स विथ फिक्स्ड मास ऑफ, कितना हो जाएगा, ये होगा 16:32, यानी ये कितना आएगा 1:2। तो क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, व्हेन 2 एलिमेंट्स react with each other to form more than 1 compounds, ratio of masses of
ऑक्सीजन की बात चल रही है। रेशियो ऑफ मासेस ऑफ वन एलिमेंट व्हिच रिएक्ट विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अदर एलिमेंट ऑलवेज बियर अ सिंपल मल्टीपल रेशियो। हिंदी में अगर बोलेंगे, जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके दो या उससे अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के स्थिर द्रव्यमान से अभिक्रिया करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा सरल गुणक होता है। तो ये तो हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ये बिल्कुल सही है, इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर आप चाहें तो इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से N2O बनता है, एक NO बनता है। NO में N2 है, तो अगर हम नाइट्रोजन को इसके बराबर करें तो ये बन जाएगा N2O2। N2O3 बनता है, N2O4 बनता है और N2O5 बनता है। सब में नाइट्रोजन कैसा है? नाइट्रोजन सब में 28 है। 14 होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, तो 28 हो जाएगा। ये कैसा है? फिक्स्ड। ऑक्सीजन यहाँ 16, यहाँ पर 32, ये 48, ये 64 और ये कितना हो जाएगा? 80। तो रेशियो ऑफ masses of oxygen which react with fixed mass of nitrogen कितना है? 16, 32, 48, 64, 80। मतलब ये हो जाएगा 1:2:3:4:5। तो कैसा है? सिंपल मल्टीपल रेशियो। ये हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दो लॉज और पढ़ने हैं हमें। देखो बेटा, नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मतलब व्युत्क्रम अनुपात का नियम। देने वाले साइंटिस्ट स्टर्क है। इन्होंने क्या बताया? एग्जाम्पल आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। हमने ये ट्रायंगल बनाया, यहां कार्बन लिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से जो बनता है यौगिक वो होता है CH4। कार्बन 12 है, यहां पे कार्बन हो गया 12 और हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। इन तीन की रिएक्शन से मान लो CO2, तो कार्बन यहां पर भी कैसा है? 12 और ये कितना हो गया? 32। इसकी रिएक्शन से बनता है H2O, हाइड्रोजन हो गया 2 और ये हो गया 16। तो ध्यान देना जरा, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उन मासेस का रेशियो निकाल रहे हैं जो कार्बन के फिक्स्ड मास से अभिक्रिया करते हैं। तो देखो, रेशियो मतलब अनुपात ऑफ masses of hydrogen and oxygen which react with fixed mass of कार्बन। तो कितना निकल के आएगा? 4:32। 4 है हाइड्रोजन, 32 है ऑक्सीजन, तो कितना हो गया? 1:8, यानी 1/8 भी कह सकते हो। अब हम वो रेशियो निकाल रहे हैं जिसमें ये आपस में अभिक्रिया करते हैं। रेशियो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in which they react with each other। इस केस में ये कितना आएगा? 2:16, यानी ये कितना हुआ? 1:8, यानी 1/8 हो गया। तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है? तो ये वाला अनुपात है, ये वाला अनुपात। कौन सा अनुपात? द्रव्यमानों का वो अनुपात, उन द्रव्यमानों का अनुपात जो
कार्बन के फिक्स्ड मास से अभिक्रिया करता था, ये इसके बराबर होगा या फिर ये इसका सरल गुणक होगा, मतलब इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना। अभी तो कैसा है, समान है। तो देखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स which react with fixed mass of third element is either same or simple multiple of the ratio of masses in which they react with each other। हिंदी में बोलते हैं, दो तत्वों के उन द्रव्यमानों का अनुपात जो कि तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से अभिक्रिया करते हैं, दो तत्वों के उन द्रव्यमानों का अनुपात जो तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से अभिक्रिया करते हैं, वह या तो उस अनुपात के बराबर होगा जिसमें वो तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं, या उस अनुपात का सरल गुणक होगा। ये होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आखिरी लॉ बचा हुआ है, दैट इज फिफ्थ लॉ, और वो है गैल्यूसेक्स लॉ। गैल्यूसेक्स लॉ कहता है, बहुत सिंपल है, H2 गैस होती है प्लस Cl2 गैस होती है, गिव्स 2HCl, ये भी गैस होती है। तो यहां पर इसका गुणांक यानी कोफिशिएंट कितना है, 1 1, इसका कितना है 2। तो गैल्यूसेक्स लॉ कहता है अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है और जो अभिक्रिया करने वाले पदार्थ हैं अगर वो गैसें हैं, तो उनके जो आयतनों का अनुपात होगा वो एक सरल अनुपात होगा, और अगर बनने वाला उत्पाद भी गैस है तो उसका आयतन का अनुपात भी कैसा होगा, एक सरल अनुपात होगा सबके साथ। तो ये सुनने में लगता है भाई इनने कौन सी बड़ी बात बता दी, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ 2 है, तो ये कितना अनुपात आएगा। अगर इसका ये एक आयतन है, आयतन का मतलब वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम जितना भी होगा, इसका 1 लीटर तो इसका 1 लीटर, इसका कितना होगा 2 लीटर। 1 वॉल्यूम तो इसका कितना हो जाएगा 2 वॉल्यूम। तो कौन सी नई चीज बता दी बेटा, बहुत नई चीज थी उस टाइम पे। सोच के देखो, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है 1, H2 का कितना हो गया 2, तो ये 2 ग्राम, और Cl2 कितना हो गया 71 ग्राम। मतलब एक तरफ ये 2 ग्राम और दूसरी तरफ ये क्या है 71 ग्राम, और उसके बाद भी इनका अनुपात कैसा है, 2 ग्राम का और 71 ग्राम का अनुपात कैसा है, समान है। मतलब गैस का जो अनुपात, गैस का जो सॉरी देखिएगा, ये कितना है 2 ग्राम, ये है 71 ग्राम, उसके बाद भी दोनों के आयतनों का अनुपात कैसा है, समान है। मतलब कहने का ये हुआ, किसी भी गैस का जो आयतन होता है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वो निर्भर करता है ताप पर, दाब पर और कणों की संख्या पर। क्योंकि ये जो यहाँ है कोफिशिएंट गुणांक वो कितना है 1, ये क्या है 1। कणों की संख्या को ही तो हम लोग मोल कहते हैं, मतलब द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। आयतन किस पे डिपेंड करता है, आयतन मोल पे करता है, ताप पर करता है, दाब पर करता है, द्रव्यमान पर, गैस के द्रव्यमान पर आयतन निर्भर नहीं करता है। एक तरफ ये 2 ग्राम है और एक तरफ ये 71 ग्राम है, उसके बाद भी दोनों का आयतन कैसा होगा, समान, अगर ताप व दाब कैसे हैं, समान है। तो नियम क्या था, नियम ये था, at same temperature and pressure gases always react in simple ratio by volume and products do same if they are gases। हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं, समान ताप व दाब पर अभिक्रिया करने वाली गैसों के आयतन में हमेशा सरल अनुपात होता है, और बनने वाला उत्पाद भी यदि गैस है तो उसका आयतन भी एक सरल अनुपात में ही होगा। ये हो गया गैल्यूसेक्स लॉ। इसके बाद इस चैप्टर में बस एक हेडिंग बची हुई है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मतलब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद बेटा जी आप क्या करेंगे,
इसकी पीडीएफ फाइल मैंने भेज दी है आपको क्वेश्चंस की, आप क्वेश्चन लगाएंगे और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप दिक्कत हमसे पूछेंगे। बस एक मिनट। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट इनका होता था, ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। मतलब दुनिया के सभी पदार्थ कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसका नाम क्या दिया, परमाणु यानी एटम। ये इनका पहला पॉइंट था। एटम जो होता है वो सबसे छोटा होता है और वो तत्व की इकाई होता है। एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। तो पहला पॉइंट तो आप यही लिखेंगे, सभी पदार्थ कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, परमाणु। और दूसरा पॉइंट, परमाणु तत्व की इकाई होता है और परमाणु के अंदर तत्व के सभी गुण निहित होते हैं। मतलब एटम हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा, एटम इज इनडिविजिबल। मतलब एटम को अब आप और छोटे पार्टिकल्स में विभाजित नहीं कर सकते। मतलब हिंदी में कहेंगे परमाणु अविभाज्य है। परमाणु सबसे छोटा है, अब इसको आप और छोटे पार्टिकल्स में नहीं काट सकते। एक तो इनका ये पॉइंट था। फिर इनके नेक्स्ट पॉइंट थे, एक ही तत्व के सभी परमाणु के सभी प्रकार के गुण, जैसे भार हो गया या कोई रासायनिक गुण हो गया, कुछ भी हो गया, सब कुछ कैसे होते हैं, समान होते हैं। एक ही तत्वों के परमाणु हर तरीके से समान होते हैं, जबकि अलग अलग तत्व के परमाणुओं में भिन्नता होती है। ये पॉइंट हो जाएगा तीसरा चौथा जो भी हो। और नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया था कि परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। मतलब परमाणु से छोटा कुछ नहीं है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। परमाणु ही सबसे छोटा है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये इनका एक पॉइंट हो गया। और इन्होंने बताया कि एक ही तत्व के परमाणु या फिर अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं। ये इनके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी। इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन सबसे बड़ी लिमिटेशन मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी पहली लिमिटेशन, इन्होंने कहा परमाणु अविभाज्य है। मतलब परमाणु सबसे छोटा है, ये इससे छोटा कुछ नहीं है। जबकि बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई और ये पता लगा कि परमाणु भी कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। एक तो ये इनका ड्रॉबैक हो गया। दूसरा, इन्होंने कहा था कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के सभी गुण समान होते हैं, लेकिन ये बात भी गलत है, क्योंकि आइसोटोप्स, संभारिक होते क्या हैं, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो एक तत्व के परमाणु भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। और भी ड्रॉबैक्स हैं, बट ये मेन 2 ड्रॉबैक्स होते हैं। ये सेकंड चैप्टर आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म हुआ। इसके क्वेश्चंस लगाइए, कोई दिक्कत होती है दिक्कत हमसे डिस्कस करिए। क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप पे भेज दी गई है, तो इसको देखिए। साथ वाले जो आपके हैं उनको बोलिए देखने को, ज्यादा से ज्यादा टाइम बर्बाद ना करें, पढ़ाई करें और अच्छे से पढ़ाई करें। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वहां से भी आपको वीडियो मिल सकता है। और व्हाट्सएप ग्रुप पे तो मैं लिंक शेयर करूंगा ही। और पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख करके अटेंडेंस जरूर लगाएं।